नमस्कार, मैं प्राध्यापक डॉक्टर सचिन रमेशराव चोले, सहयोगी प्राध्यापक हिंदी विभाग, संजीवनी महाविद्यालय चापोली। सर्वप्रथम मैं आप सभी का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं इस नए वर्ष में और आशा करता हूं कि आप सभी सुरक्षित और तंदुरुस्त होंगे। कोरोना की वजह से और कोरोना कोविड-19 की प्रादुर्भाव की वजह से हम इस साल महाविद्यालय में फिजिकली क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते हैं, हम सबकी सुरक्षा के लिए। इसलिए महाराष्ट्र शासन, स्वामी रामानंद मराठवाडा विद्यापीठ नांदेड़ और संजीवनी महाविद्यालय चापोली, इनके आदेशान्वये हमें ऑनलाइन क्लासेस लेने के आदेश मिल गए हैं और आज से हम वह शुरू कर रहे हैं। तो सभी द्वितीय वर्ष के छात्रों का मैं इस नए साल में स्वागत करता हूं। कोई भी विषय की शुरुआत करने से पहले हमें उस विषय में सिलेबस क्या है, उसके कंटेंट्स क्या है, यह जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम आज उस सिलेबस के बारे में जानकारी आज के लेक्चर में हम लेते हैं। यह सिलेबस हमें स्वामी रामानंद मराठवाड़ा विद्यापीठ द्वारा दिया गया है। इस साल हमारा यह नूतन सिलेबस है। पिछले साल यह सिलेबस अलग था, इस साल सिलेबस अलग दिया गया है। तो उस सिलेबस की जानकारी हम लेते हैं और उससे पहले हर विषय रखने से पहले उस विषय का कोई ना कोई उद्देश्य निश्चित होता है। उस विषय से उस छात्र में यह बदल आएंगे या उसके जीवन में वह विषय इस उसको काम में आएगा। तो हम हिंदी के कुछ उद्देश्य हम जान लेते हैं। हिंदी का महत्व तो हम सभी को पता है। हिंदी यह भारत की प्रथम भाषा है या राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को देखा जाता है। पूरे भारत में हिंदी बोली जाती है, जानी जाती है। हिंदी में व्यवहार पूरे भारत में किए जाते हैं। सबसे प्रथम भाषा के रूप में हम हिंदी को देखते हैं, इसलिए हर छात्र को हिंदी आना आवश्यक होता है। हिंदी का उद्देश्य क्या है कि हमारे जो छात्र हैं उन छात्रों को हिंदी भाषा का और हिंदी साहित्य का परिचय देना। साहित्य बोलने के बाद ज्यादातर लोग दूर भागते हैं। तो साहित्य का परिचय देना, उसका महत्व उसे दिखा देना, यह प्रमुख उद्देश्य है। कालानुरूप जो कहानी में और काव्य में बदल आए हैं, जो परिवर्तन आए हैं, वह परिवर्तन उनको समझाना है। कहानी और काव्य के माध्यम से छात्रों को परिष्कृत करना है। छात्रों को जो हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान है, उस व्यवहारिक ज्ञान से अवगत करवाना है। क्योंकि हिंदी यह हमारी प्रथम भाषा होने के कारण हिंदी में बहुत सारा साहित्य छुपा हुआ है जो हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकता है। इसलिए हिंदी का परिचय होना और हिंदी का ज्ञान होना आवश्यक है। जो व्यावहारिक ज्ञान है, वह व्यावहारिक ज्ञान में भी बहुत सारा बदल आ सकता है। जीवन में व्यावहारिक ज्ञान विद्यार्थियों को मिल सकता है। इसलिए हिंदी का जो व्यावहारिक ज्ञान है उससे उनको अवगत करवाना होगा। हिंदी भाषा के प्रति, हमारी राष्ट्रभाषा होने के कारण हिंदी भाषा के प्रति छात्रों में रुचि उत्पन्न करना, यह एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। और साहित्य जब रहता है, रचनाएं जो रहती है, उन रचनाओं में बहुतांश समाज का, मन का, व्यक्ति का, व्यक्तिगत जीवन का वर्णन और समस्याओं का वर्णन हमें इसमें मिलता है। तो रचनाओं में जो व्यक्त समस्याएं होती है, उन समस्याओं का जो समाधान होता है, वह समाधान के लिए छात्रों को प्रेरित करना है और नैतिक मूल्यों की स्थापना करनी है। किस तरह से प्रेरित करना है कि जैसे हम देखते हैं कि समझो स्त्री विमर्श का उदाहरण हम लेते हैं कि स्त्रियों पर पहले बहुत सारा अन्याय अत्याचार होता था। उन पर साहित्य लिखना शुरू हो गया। सबको साहित्य के माध्यम से उस स्त्री की वेदना क्या होती है उसका परिचय होने लगा और हर कोई उस पर समाधान ढूंढता है। पहले जैसे स्त्रियों की स्थिति थी, अब वैसी स्त्रियों की स्थिति नहीं है, क्योंकि साहित्य के माध्यम से उन स्त्रियों की भावनाओं को, उनकी समस्याओं को सामने लाकर रखा गया और उन पर समाधान लाने का प्रयत्न किया गया और सबको वो नैतिक मूल्य, स्त्रियों पर अन्याय अत्याचार नहीं करना चाहिए, उसकी स्थापना सबके अंदर साहित्य के माध्यम से। एक उदाहरण के तौर पर मैंने बोला। तो उसी तरह से जो रचनाओं में व्यक्त समस्याएं आती है, बहुत सारी अलग अलग है, उसमें अलग अलग विषय की समस्याएं हैं। उस समस्याओं के समाधान के लिए छात्रों को प्रेरित करना है और उसके नैतिक मूल्यों की स्थापना उनके अंदर करनी है। साहित्य जीवन में पथदर्शक है।
साहित्य जीवन में पथदर्शक है, एक पथ का दर्शन साहित्य हमें करवाता है। वह मनुष्य के जीवन में सकारात्मक और रचनात्मक परिवर्तन लाने की क्षमता है। साहित्य में बहुत ताकत है। वह मनुष्य के जीवन को पूरा परिवर्तित कर सकता है। ठीक है। इसलिए हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग खुद को व्यस्त रखते हैं। जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, वह उनका सबसे अगर बड़ी हॉबी कौन सी रहती है तो वो है वाचन रहती है। वो साहित्य का वाचन करते हैं, उसको अपने जीवन में उसका अनुकरण करते हैं और वह यशस्वी होते हैं। तो वह मनुष्य के जीवन में सकारात्मक और रचनात्मक परिवर्तन लाने की क्षमता रखते हैं। इसी दृष्टि से सामान्य हिंदी का अध्ययन कर विविध संकायों में पढ़ रहे छात्रों में हिंदी भाषा एवं साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। उन्हें व्यावहारिक हिंदी का ज्ञान प्राप्त होता है। इतना ही नहीं तो हिंदी कहानियों और कविताएं उनके मन और मस्तिष्क को परिष्कृत करने में सहायता करती है। उनके मन और मस्तिष्क को जो वह परिष्कृत यानी बदलाव लाने में सहायता करती है। वे पठित रचनाओं के माध्यम से विविध समस्याओं से परिचित हो जाते हैं और उन समय समस्याओं के समाधान के लिए वह प्रयासरत रहते हैं। यह हिंदी का सबसे बड़ा, हिंदी पढ़ने का और हिंदी हमारे इस सिलेबस में रखने का सबसे यह सारे पूरे उद्देश्य है, यह महत्वाकांक्षाएं है। आशा करता हूं कि यह सभी बदलाव आप में जरूर होंगे। तो ज्यादा विषयांतर ना करते हुए हम अपने सिलेबस की ओर बढ़ते हैं। यह सिलेबस हमें स्वामी रामानंद विद्यापीठ नांदेड़ के द्वारा दिया गया है। इस साल यह नूतन सिलेबस है 2020 में। तो हमें सेकंड ईयर के लिए 3 पेपर है। एक द्वितीय भाषा का पेपर रहता है और 5 और 6 नंबर का पेपर जो बीए के विद्यार्थी हैं उनके लिए ऐच्छिक रहता है। 5 नंबर का पेपर है मध्ययुगीन काव्य, 6 नंबर का पेपर है निबंध तथा कथेतर गद्य और एसएल है हमारे लिए कथेतर गद्य। तो सर्वप्रथम हम मध्ययुगीन काव्य देखते हैं। इसमें 50 अंक का लेखी पेपर होगा, 50 अंक के लिए। और उसके बाद 50 अंक के लिए हमें लेखी परीक्षा है और अंतर्गत 25 मार्क है। कुल मिलाकर 75 मार्क का हमारा यह पेपर है। तो इसमें पाठ्यक्रम में हम देखते हैं, हमें बहुत ही अच्छे अच्छे हमारे संत तथा संतों का पद दोहे हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। उसमें हमारे सबसे परिचित संत हैं नामदेव, उनके 3 पद हमें पढ़ने के लिए है। संत कबीर, जो हिंदी का नाम आए तो कबीर जी का नाम आना ही चाहिए। उनके 10 दोहे हैं। कबीर जी के दोहों से बहुत सारे लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ा हुआ है। वही कबीर है जो कहते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयान कोय, ढाई आखिर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। अर्थात बड़ी बड़ी किताबें पढ़कर संसार में कितने ही लोग मृत्यु के द्वार पर पहुंच गए, पर सभी विद्वान न हो सके। मतलब बहुत सारी किताबें पढ़कर उनकी मृत्यु भी हो गई मगर वह विद्वान न हो सके। कबीर मानते हैं यदि कोई प्रेम या प्यार का केवल 2.5 अक्षर अच्छी तरह से पढ़ ले, मतलब प्यार का वास्तविक रूप पहचान ले, तो वही सच्चा ज्ञानी है। ऐसे महान कवि कबीर जी के 10 दोहे हमें हैं, बहुत ही रुचि लाने वाले उनके दोहे हैं। उसके बाद तुलसीदास जी के 10 दोहे तथा चौपाई हमें पढ़ने के लिए है। सूरदास जी के 3 पद हैं, रहीम जी के 10 दोहे हैं, रैदास जी के 10 दोहे हमें पढ़ने के लिए है। मीराबाई, जो प्रेम की मिसाल दी जाती है, जो विरह में उन्होंने अपना जीवन प्रेम के लिए बिता दिया, ऐसे मीराबाई के 3 पद है। बिहारी जी के 10 दोहे हमें हैं। और अंतर्गत मूल्यांकन के लिए कक्षा में हमें एक परीक्षा दी गई है 10 अंक के लिए, और हमारा सेमिनार होता है 15 अंक के लिए। इसी के साथ हम देखते हैं प्रश्न पत्र का प्रारूप। प्रश्न पत्र का प्रारूप में पाठ्यक्रम पर विकल्प के साथ दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिया जाएगा 10 अंक के लिए। दूसरा प्रश्न आएगा उसी पाठ्यक्रम पर पूरे विकल्प के साथ दीर्घोत्तरीय प्रश्न 10, पाठ्यक्रम पर विकल्प के साथ दीर्घोत्तरीय प्रश्न 10। चौथा रहेगा पाठ्यक्रम पर विकल्प के साथ दीर्घोत्तरीय। तो आपको
इन सभी जो संत तथा इनके दोहे हैं इन पर 10-10-10 अंक के आपको 4 प्रश्न यहाँ पे हैं और टिप्पणी भी उसी उन्हीं पर और 2 टिप्पणी रहेंगी। कुल मिलाकर 50 अंक का आपका लेखी पेपर होगा। तो आ गया, यह हो गया हमारा मध्ययुगीन काव्य का यह पूरा सिलेबस। उसके बाद निबंध तथा कथ्यतर गद्य उसका भी वैसा ही है, लेखी 50 और अंतर्गत 25, कुल मिलाकर 75। उसमें मजबूरी और प्रेम निबंध है पूर्ण सिंह, लज्जा और ग्लानि रामचंद्र शुक्ल, व्यापारे वसती लक्ष्मी बाबू गुलाब राय, देवदारू हजारी प्रसाद द्विवेदी, ईर्ष्या तू गई मेरे मन से रामधारी सिंह, जीवन में साहित्य का स्थान प्रेमचंद। और कथ्यतर गद्य है रजिया राम वृक्ष बेनेपुरी रेखा चित्र, वर्दी और पानी पीने की बात डॉक्टर कौशल पवार आत्मकथा है, और जारवा दाम्पत्य से मिलकर हरिराम मीना। अंतर्गत मूल्यमापन में वही 10 अंक की एक परीक्षा और 15 अंक का सेमिनार, 4 आपको 10-10-10 अंक के पाठ्यक्रम पर पूरे प्रश्न पूछे जाएंगे और दो 2 टिप्पणी 5-5 अंक के, कुल मिलाकर 50 मार्क और अंतर्गत 25 मार्क, ऐसे मिलाकर 75 मार्क का यह हमारा ऐच्छिक 2 पेपर होंगे। तो इस तरह से हिंदी का पूरा सिलेबस मैंने आपके सामने द्वितीय वर्ष के 5वें और 6 नंबर के पेपर के मैंने सिलेबस पूरा रख दिया है। और इस सिलेबस के जो क्लासेस हैं हम अगले लेक्चर में शुरू करते हैं। आप सभी को फिर से धन्यवाद और अगले इस नए साल के लिए बहुत सारे शुभेच्छा देकर मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।